अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो और अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेस कर रहे हो, तो जो सबसे दो क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं फंडिंग रेस करने के, एक सक्सेसफुल फंडिंग राउंड के, वो होते हैं नंबर 1 पिच डेक और नंबर 2 फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब पिच डेक के बारे में तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में आपको ज्यादा लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसी स्किल है जो एज अ फाउंडर आपको आनी ही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं सीए को रख लूंगा, फाइनेंशियल मॉडल बनवा लूंगा, उससे एक्सेल में फाइनेंशियल मॉडल बनवा लूंगा। नहीं, ना ही ये इन्वेस्टर्स पसंद करेंगे और ना ही आपको फंडिंग मिलेगी। एज अ फाउंडर आपको अपना फाइनेंशियल मॉडल खुद बनाना आना चाहिए, प्रोजेक्शंस खुद बनाने आने चाहिए, वैल्यूएशन खुद निकालना आना चाहिए, स्पेशली जब आप अर्ली स्टेज में हैं, क्योंकि इससे इन्वेस्टर को पता चलता है और आपको भी पता चलेगा कि आपका बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, और आप उसको समझ के फीडबैक लेके अपने बिजनेस प्लान में चेंजेस भी कर सकते हो। सीए से बनवाओगे तो वो बना देगा, उसको ना आपके बिजनेस का कुछ पता है, ना आपका विजन पता है, तो ऐसे नहीं चलता है। और अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया में मैं बोलूँगा 95% एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं आती है अच्छे से। इनफैक्ट मैंने देखा है काफ़ी अच्छे अच्छे फाउंडर्स जिनके स्टार्टअप्स आज सीरीज बी सीरीज सी स्टेज पे हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोगों की कंसल्टेंट्स की सर्विस लेते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडल एक्सेल पे बनाया जाता है, जिसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा। आपके प्रोजेक्शंस कैसे आप उसमें बेक इन करोगे, उससे आप वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। अब लाइव फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग के कुछ ऐसे टर्म्स समझाना चाहता हूं जो एक फाइनेंशियल मॉडल में कैप्चर करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले होता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम। ये डिनोट करता है कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने वैल्यू के ट्रांजैक्शंस फ्लो करें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा एक पेमेंट गेटवे है और उसके थ्रू इस महीने मैंने 10 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस फ्लो हुए हैं, तो वो जो 10 करोड़ रुपए हैं वो हो जाएगा मेरा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम या टीपीवी। टीपीवी के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा रेवेन्यू। रेवेन्यू डिनोट करता है कि जो आपने टीपीवी बनाई है 10 करोड़ की, उस पे आपका रेवेन्यू कितना बिल्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर को 1.8% चार्ज करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है उससे मुझे जो रेवेन्यू मिला है वो है 18 लाख का। अब रेवेन्यू से एक लाइन आइटम नीचे आएंगे तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम COGS भी बोलते हैं। ये डिनोट करता है कि जो आपका रेवेन्यू आपने बनाया है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल एज अ पेमेंट गेटवे मुझे बैंक्स को भी चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वो मुझे इनेबल कर रहे हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए। अगर मैं बैंक को हर ट्रांजैक्शन 1.6% दे रहा हूं तो 1.6% या फिर 16 लाख मेरा COGS हो जाएगा। उसके एक लाइन नीचे आएंगे तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जो कि होगा मेरा रेवेन्यू माइनस COGS, मिलेगा मुझे 2 लाख। तो इस महीने का मेरा 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट से एक लाइन नीचे आइए तो आपको अकाउंट करने पड़ेंगे आपके एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इसमें आपकी सैलरीज, आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपके रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे। मान लेते हैं इस मंथ में जब मैंने 10 करोड़ के ट्रांजैक्शन प्रोसेस करे तो मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सब सैलरीज और मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के 1 लाख रुपए थे। तो जब मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट से इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा एबिटा, जो कि इस केस में है 1 लाख रुपए। और उसके बाद एबिटा से जब मैं अपने इंटरेस्ट, टैक्स, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हटा दूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा नेट प्रॉफिट। तो अब इस अकाउंटिंग जानकारी के साथ हम स्ट्रेट डाइव करते हैं एक फाइनेंशियल मॉडल में और समझते हैं कि कैसे एक फाइनेंशियल मॉडल को बनाते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये एक फाइनेंशियल मॉडल है जो मैंने बनाया है एक स्मार्ट स्पीकर के लिए। तो मेरा बिजनेस क्या है कि मैं एक स्मार्ट स्पीकर, एक डिवाइस बेचता हूं और उसी के साथ एक वो डिवाइस एक ऐप के थ्रू चलती है जिसमें मैं म्यूजिक रिकमेंडेशन और म्यूजिक और बहुत सारी अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो मेरा रेवेन्यू मॉडल ये है कि एक तो जो मैं डिवाइस बेचता हूं उसके पैसे मुझे मिलेंगे, और एक वो जो मोबाइल ऐप है जो जिससे वो डिवाइस कनेक्ट होती है और चलती है उसका भी मैं एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेता हूं। तो इसको दिमाग में रख के आते हैं हम इस फाइनेंशियल मॉडल पे। तो जो बेसिक चीज एक फाइनेंशियल मॉडल में कैप्चर होनी चाहिए वो होता है आपका मंथ ऑन मंथ प्रोजेक्शंस। तो आज चल रहा है मान लीजिए जनवरी, और तो मैं इन्वेस्टर को बता रहा हूं इस फाइनेंशियल मॉडल में कि मैं अप्रैल से लेके मार्च तक के मेरे फाइनेंशियल्स कैसे दिखेंगे, मतलब मैं प्रोजेक्शंस बता रहा हूं, है ना। आप चाहें तो इसमें एक्चुअल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब लास्ट ईयर आपके मंथ ऑन मंथ क्या ट्रांजैक्शन थे आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोजेक्शंस बता रहा हूं, राइट, कि अप्रैल से मार्च तक के प्रोजेक्शंस कैसे होंगे और फिर फुल ईयर के
FY26 मतलब फुल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स कैसे दिखेंगे। कोई भी फाइनेंशियल मॉडल हमेशा स्टार्ट होता है अजम्पशंस से कि आपके फाइनेंशियल मॉडल में आपने अजम्पशंस क्या रखे हैं। नंबर 1 मेरा अजम्पशन जो मैंने लिया है वो है कि मेरे कितने यूनिट सोल्ड होंगे स्पीकर के अप्रैल में, मई में, जून में अप टू मार्च। मतलब अप्रैल में 5 सेल होंगे और बाय मार्च ये मैं 500 सेल करूंगा हर महीने। उसके बाद इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टोटल कस्टमर्स कितने होंगे। अप्रैल में मेरे 5 कस्टमर्स हैं, मई में मैंने 15 और कस्टमर्स जोड़ लिए तो 20 हो गए। ऐसे ही मार्च तक मेरे 1860 कस्टमर्स हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने अजम्पशन लिया है वो है कि ये जो कस्टमर्स हैं इनमें से कितने परसेंटेज कस्टमर्स मेरी ऐप पे सब्सक्राइब करेंगे। शुरू में ये सब्सक्रिप्शन मैंने हायर माना है एज 50%, लेकिन जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो वो सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज कम होता है, राइट। आइडियली ऐसा ही होता है। तो 50% से ड्रॉप करते करते मैंने माना है कि एक 20% स्टेबल रेट पे वो सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे। और उसी से मेरा डिराइव हो गया है फिर कि कितने मेरे पेड नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड कस्टमर्स कितने रहेंगे जो मुझे मंथ ऑन मंथ पे करेंगे। अब 2 और की अजम्पशन है जो अभी हमने नहीं डिस्कस करा है, वो है प्राइस पर यूनिट। जो मैं अपना स्पीकर बेच रहा हूं उसकी प्राइस क्या है। तो ये एक प्रीमियम स्पीकर है जिसकी प्राइस है 50,000 रुपए। मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं नवंबर के बाद दिसंबर से अपने स्पीकर की प्राइस 10,000 और बढ़ा दूंगा। और जो मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस है उसका प्राइस है 999 पर मंथ, जो मैंने फिर से डिसाइड किया है कि मैं दिसंबर से उसको भी बढ़ा दूंगा टू 1299। सो अब इसी के साथ अजम्पशंस पूरे हो जाते हैं। अब हमारे पास ये अजम्पशंस हैं तो अपना बाकी पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल में बताना है, वो होता है रेवेन्यू, जो आपका टोटल इनकमिंग कैश फ्लो है आपकी कंपनी में। इस केस में रेवेन्यू और जीएमवी दोनों सेम रहेंगे। तो नंबर 1 मेरा प्रोडक्ट रेवेन्यू होगा जो मैं प्रोडक्ट बेचने से बना रहा हूं। ये कैसे आया, बहुत सिंपल है। जितने मैंने यूनिट सोल्ड करे हैं 5, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट कॉस्ट से, तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया है इस मंथ का। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मेरा कितना होगा, मेरे टोटल सब्सक्राइब्ड यूजर कितने थे 3, मल्टीप्लाई बाय मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो कि 999 है, इससे मेरा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आ जाएगा। और इन दोनों को मैं अगर सम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू, जो कि 2.5 लाख से शुरू हो रहा है और मार्च तक जाते जाते 3 करोड़ तक पहुंच रहा है। रेवेन्यू से नीचे मैंने आपको क्या बताया था, हमारा आता है COGS और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो होता है रेवेन्यू माइनस COGS, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पहले COGS कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हर एक स्पीकर जो मैं बनाता हूं उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगेगी, राइट, जो मुझे मेरे सप्लायर को देनी पड़ेगी या मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि मेरे स्पीकर की कॉस्ट जो है वो 35,000 पर यूनिट है, जो मैंने धीरे धीरे कम करी है, राइट, कि आप जैसे जैसे अपने ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो आपको बल्क ऑर्डर्स के लिए डिस्काउंट मिलता जाता है। इसी से मेरा COGS कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे, तो अगर मेरी कॉस्ट पर यूनिट 35,000 है और मैं 5 यूनिट बेच रहा हूं महीने की, तो मेरा COGS हो जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय मैंने जितनी यूनिट भेजी। बहुत सिंपल है। और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, मैं अगर अपने रेवेन्यू में से COGS को माइनस कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब इस महीने का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 77,000 है, जो कि स्केल होते होते 2.2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और इसी के नीचे वाली लाइन में मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, इज योर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर रेवेन्यू, दैट गिव्स यू योर ग्रॉस मार्जिन। इससे डिनोट होता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत हाई ग्रॉस मार्जिन वाला बिजनेस है और ग्रोइंग ग्रॉस मार्जिन है, राइट, ग्रॉस मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे ग्रॉस मार्जिन भी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नंबर्स को आप थोड़ा सा फील करिए। मैं तो आपको ये नंबर्स बता दूंगा एक एक्सेल पे, लेकिन एज अ फाउंडर आपको ये नंबर्स फील करने पड़ेंगे। कैसे आप अपने यूनिट का प्राइस अजम्पशन कैसे लगा रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है कि यूनिट आपको लग रहा है कि बिकेगी 10,000 में, लेकिन इन्वेस्टर को बताने के लिए आप उसको बता रहे हो कि मैं उसको 1 लाख में बेचूंगा जिससे मेरा मॉडल अच्छा रहे। नहीं, हर अजम्पशन की एक रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर आपसे पूछेगा कि आपने ये अजम्पशन कैसे निकाला कि ये 50,000 में बिकेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स कितने में बिक रहे हैं, आप क्या वैल्यू दे रहे हो, तो कस्टमर कितना दे सकते हैं आपको उस प्रोडक्ट के लिए। तो उसको फील करना बहुत जरूरी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से अब आगे आएंगे तो हमको मिलते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हम सैलरीज, अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एक्सपेंसेस, सारे जीएनए को बोलते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसको भी मैंने फर्दर स्प्लिट किया है इनटू एम्प्लॉय की सैलरीज,
इनटू मैनेजमेंट या फाउंडर की सैलरीज, इनटू जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें मेरा सारा रेंट और बिजली के बिल ये सब इसमें कवर हो जाएगा, और मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल सम मुझे मिल जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंसेस। मतलब अप्रैल पे एक बार गौर करते हैं, अप्रैल मंथ में मैं 5 डिवाइस बेच रहा हूं अपनी, उस 5 डिवाइस जो मैं 5 कस्टमर को बेच रहा हूं उसमें से 3 मेरी ऐप के थ्रू मुझ पे सब्सक्राइब करेंगे, और मेरा जो टोटल रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा लगभग 2.5 लाख रुपए का। जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 77,000 का, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो हैं 10,30,000 रुपए के। तो इससे निकल के आएगा कि जो मेरे पास जो नेट पैसा बचेगा, जो जिसको हम एबिटा भी बोलते हैं, जो मेरे खाते में आएगा, जो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, वो होगा इतना -9,52,000। मतलब अगर अप्रैल में मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए थे तो मेरे अकाउंट में 48,000 रुपए ही बचेंगे। इससे मुझे क्या आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितनी फंडिंग लगेगी आगे के टाइम पे, राइट? इससे वो भी दिखता है। गौर करते हैं कि अप्रैल से मार्च में क्या चेंज हो रहा है। अप्रैल टू मार्च में आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, बल्क ऑर्डर की वजह से आपके कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है, मतलब आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो बढ़ रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, और आपके जो सैलरी एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छे बिजनेस में क्या होना चाहिए, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बढ़ेंगे तो वो भी, लेकिन कंपेयर्ड टू आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम बढ़ना चाहिए, तभी जाके आप आगे ब्रेक इवन कर पाओगे। इस मॉडल में आप देखोगे कि ब्रेक इवन कब हो रहा है, इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, आप देखोगे अगस्त तक मुझे नेगेटिव एबिटा मिल रहा था, राइट? -9 लाख, -8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, और अगस्त में मैं ब्रेक इवन हो गया हूं। मैंने 94,000 रुपए बनाए हैं, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में अब ये बैलेंस ऐड होगा अगस्त से। तो इसको देख के अगर आपको कोई पूछे कि आपको कितनी फंडिंग लगेगी आपके बिजनेस के लिए, वो आप कैसे निकालोगे? ये जो नेगेटिव, जब आपका एबिटा नेगेटिव है जिस मंथ में, आप उसको सम कर लो। इन सब का सम कितना आ रहा है? फंडिंग नीडेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंडिंग नीडेड, ये हो जाएगा सम ऑफ जितना भी मेरा नेगेटिव एबिटा है, मतलब इतना। मतलब मुझे 30 लाख की तो मिनिमम फंडिंग चाहिए ही चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि 30 लाख रुपए तो मेरे शुरू में 4 महीने में लग रहे हैं, उसके बाद पॉजिटिव आना शुरू हो गया है, राइट? लेकिन उससे पहले लग रहे हैं। तो आइडियली आप उससे थोड़ी ज्यादा की फंडिंग लोगे, आप 30 की जगह 40 या 50 की लोगे, क्योंकि 1-2 महीने का बफर भी रखना है। अब अगर इन्वेस्टर आपसे पूछे कि आप इतनी फंडिंग मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, इन्वेस्टर फाउंडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले कि क्यों इतनी फंडिंग चाहिए। ऐसे निकलती है आपको कितनी फंडिंग चाहिए। अब आते हैं FY26। यहाँ पे आप एक फुल ईयर की पिक्चर भी दे रहे हो इन्वेस्टर को कि ये तो मंथ ऑन मंथ था, और फुल ईयर मतलब इन सब का समेशन क्या हो रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, तो बहुत इजी हो जाएगा बताना, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट 1 साल में आप कितना रेवेन्यू बना रहे हो, तो आप इस पे एक मल्टीपल दे सकते हो। 3-4 केस कर देते हैं, राइट? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूएशन मल्टीपल। एक आप दे रहे हो 3x, एक 4x, एक 5x। तो रेवेन्यू से जब मैं इस मल्टीपल को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 वैल्यूएशन सिनारियो मिलेंगे, राइट? 32 करोड़ से लेके 54 करोड़ तक का मेरा वैल्यूएशन हो सकता है। अब आप इन्वेस्टर से नेगोशिएट कर सकते हो, राइट? अब आप इन्वेस्टर से नेगोशिएट कर सकते हो, राइट? इससे आपको एक बेस मिल जाएगा कि कैसे आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन निकलेगा। एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने से कितने सारे आपके जवाब मिल गए आपको। इसलिए बोलते हैं एक फाउंडर को हमेशा खुद का फाइनेंशियल मॉडल बनाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो प्राइस पर यूनिट है, मान लीजिए मार्केट 50,000 रुपए दे ही नहीं रहा है, तो आपको वो 20,000 में बेचने पड़ रहा है, और मान लीजिए मैं उसको फ्लैट 20,000 में ही बेचूंगा, तो मुझे दिखेगा कि मेरे बिजनेस को अब ब्रेक इवन करने में फेब लग रहा है, राइट? फेब में ब्रेक इवन कर रहा है। अब मुझे टोटल फंडिंग कितनी लगेगी? अब मुझे करना पड़ेगा सम पूरा यहां जनवरी तक का। अब मेरी टोटल फंडिंग हो गई 1.2 करोड़। तो देखिए कितने सारे आप इसमें स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, सिनारियोज बना सकते हैं कि अगर मार्केट आपका प्रोडक्ट 50,000 में ना खरीद के 20,000 में खरीदेगा तो आपको इतनी फंडिंग चाहिए। तो आपका वैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगा, राइट? अब आपका वैल्यूएशन पहले जो 30 करोड़ से चालू हो रहा था वो 11 करोड़ से चालू होकर 20 करोड़ तक जा रहा है। मुझे लगता है आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि एक फाइनेंशियल मॉडल कितना क्रूशियल होता है बनाना एक फाउंडर के लिए, क्योंकि उससे आप अपने बिजनेस को इन एंड आउट समझ
सकते हैं और वही इन्वेस्टर को भेज के उसको भी अपने बिजनेस का इन एंड आउट समझा सकते हैं, जिससे वो कॉन्फिडेंट हो जाए आपके बिजनेस में और आप में, और डिसीजन ले पाए कि हाँ मुझे इस बिजनेस में पैसे लगाने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बाद अपने लैपटॉप्स पे, अपने कंप्यूटर पे एक एक्सेल खोलिए और सैंपल फाइनेंशियल मॉडल, कोई भी आपके दिमाग में जो भी आइडिया हो, या किसी भी कंपनी का, अमेजॉन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ओला ले लो, कोई सी भी कंपनी का एक सैंपल फाइनेंशियल मॉडल बनाइए जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर पाए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।